हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो एनटीयूजीसी नेट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एमबीए बीबीए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और ये जो चैनल है ये मैनेजमेंट के आप लोगों को सारे टॉपिक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो आज जो सेशन है ये है क्वेश्चंस को लेकर कि क्वेश्चंस जो हैं वो एनटीयूजीसी नेट के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसी को लेकर ये सेशन है जिसमें आप लोगों को आज 6 क्वेश्चंस देने वाली हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने शुरू किया था बट कुछ दिनों से नहीं कर पा रही थी, तो सोचा इकट्ठा ही आप लोगों को क्वेश्चन सेंड कर दूं जिससे आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो 6 क्वेश्चन हैं इसमें, तो जल्दी जल्दी से पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा। कोशिश यही कीजिए जिससे आपको पता चले कि आप कैपेबल हैं या नहीं है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाएगी, तो इसलिए इस स्ट्रैटेजी को यूज कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, The first one is which of the following is not a characteristics of digital media। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमको ना इस पर फोकस करना है कि नॉट पूछा गया है या क्या पूछा गया है, क्योंकि अगर आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया ना तो वहीं आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया क्या होता है, तो इसके आप लोगों को पता ही है। तो डिजिटल मीडिया की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है वो बता रहा है। तो digital media is a pull media. Mass communication is possible in digital media. Digital media is lean back media या digital media is intense media। इसमें से क्या है जो digital media का characteristic नहीं है? So the right answer is C guys. C is the right one कि digital media is lean back media। ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये lean back नहीं, lean forward है। ठीक है, ये लीन फॉरवर्ड जो है वो मीडिया होती है, यानी कि ये आगे की तरफ देखने के लिए उत्साहित रहती है। क्यों? क्योंकि डिजिटल मीडिया कुछ नया जो है वो लेकर आई है और वो हमेशा आगे की तरफ सोचती है। तो डिजिटल मीडिया जो है वो लीन फॉरवर्ड मीडिया है, लीन बैक मीडिया नहीं है। ये लीन बैक टू लीन फॉरवर्ड जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम पुश टू पुल ये जा चुका है ना। और इंटरेक्टिव डायलॉग, आपके डायलॉग्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, फ्रॉम वन टू मैनी एंड वन टू सम और वन टू वन वाला कंडीशन यहाँ पर होगी। और इसके साथ यहाँ पर कम्युनिकेशंस भी इसी तरह का होगा। ये लीन बैक से लीन फॉरवर्ड जो अभी हम बात कर रहे थे वहां की तरफ जाएगी। मीडियम चेंजेस होते हैं यहाँ पर और एडवर्टाइज स्टैंडर्ड होते हैं। कम्युनिकेशन को इंक्रीज करता है। इंटीग्रेशन एंड टाइमिंग ऑफ कैंपेन भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व रखता है और कैंपेन के टाइम पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। सही तरीके से अगर आपने यूज़ किया तो बेटर आपको रिजल्ट इसका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग focus of OD interventions are relevant if the nature of intervention is unstructured। यदि आवश्यक सहयोग यानी कि इंटरवेंशन का स्वरूप संरचनाबद्ध नहीं है यानी कि वो अनस्ट्रक्चर्ड है, तो निम्नलिखित में से कौन से फोकस ऑफ ओडी इंटरवेंशन प्रासंगिक है, यानी कि कौन सा ओडी इंटरवेंशन जो है वो यूज किया जाएगा अगर आपका जो नेचर ऑफ इंटरवेंशन जो है वो कैसा है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड है। तो कौन सा आप लेंगे यहाँ पर? तो रोल नेगोशिएशन लेंगे या डेवलप इंटरनल फैसिलिटेटर लेंगे, काउंसलिंग करेंगे, वर्क रिव्यू या फिर टीम डेवलपमेंट। अनस्ट्रक्चर्ड है तब आपको क्या क्या चीजें हैं जो आपको यूज करनी चाहिए, तो वो ही आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। द राइट आंसर इज बी गाइस। बी इज द राइट वन। इसका सही आंसर है बी, कि जब अनस्ट्रक्चर्ड कंडीशन है हमारे पास में, तो जब अनस्ट्रक्चर्ड कंडीशन है तो इस केस में सबसे पहले हम इंटरनल डेवलप ऑफ इंटरनल फैसिलिटीज, जिससे कि हम उसको सही तरीके से काम कर सकें, है ना। तो आंतरिक सुविधा प्रदाताओं का विकास करेंगे। फिर सेकेंड, हम यहाँ पर काउंसलिंग कर सकते हैं एक इंटरवेंशंस के थ्रू। ठीक है, और थर्ड वन इज दी टीम डेवलपमेंट। हम टीम डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे कि जो इंटरवेंशन है वो सही तरीके से फोकस किया जा सकेगा अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो। ठीक है, तो अगर अनस्ट्रक्चर्ड की कंडीशन आपके पास है तो आप इंटरनल फैसिलिटेटर्स, काउंसलिंग और टीम डेवलपमेंट के थ्रू इंटरवेंशंस आप यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में डेवलपमेंट लाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी है, दिखने में बड़ा टफ है बट बहुत इजी है। सिस्टम अप्रोच, कंटिजेंसी अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी अप्रोच। जो भी आपको बहुत अच्छे से आता है ना
उसको बस अच्छे से देख लो और उसकी मीनिंग जो है पहले उसको पढ़ लो, उसके थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आंसर क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पढ़ूँ, एम्फेसाइज ऑन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन मॉडल एंड द कंप्यूटर सिमुलेशंस एंड द मैनेजमेंट एक्टिविटी, तो जहाँ यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और इन सब की बातें हो रही है तो कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव की बात हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि सी का जो है वो 2 आना चाहिए। तो अगर सिंपल सा देखो तो सी का 2 जो है वो सिर्फ एक ही में दिया हुआ है और किसी में दिया ही नहीं है। अब छोड़ो, चलो अगर ये भी नहीं पता, कंटिजेंसी का तो पता है ना, कंटिजेंसी यानी कि सिचुएशंस मॉडल होता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब मैंने जैसे इसको पढ़ा कि एम्फेसाइज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट एंड फेस द डिफरेंट सिचुएशन दैट रिक्वायर अ डिफरेंट वे टू मैनेज, यानी कि हर सिचुएशन का अपना एक अलग तरीका होता है सॉल्व करने के लिए। तो ये कंटिजेंसी यानी कि बी का 4, तो बी का 4 भी आपको एक ही जगह पर दिख रहा है, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे कि द आंसर इज 1 इज द राइट वन, ए इज द राइट वन। ए सिस्टम अप्रोच आपका ये हो गया, कंटिजेंसी अप्रोच 4 इसका यहाँ पर, और अब क्या बचा, ब्यूरोक्रेसी तो यहाँ पर। तो इस तरह से एक सिंगल सेंटेंस जो आप जानते हो ना, उससे भी आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि जो आंसर है वो क्या सही हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्गेनाइजेशन विजन शुड इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन के विजन में क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होना चाहिए। देखकर तो लगेगा कि सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विजन में आनी चाहिए, बट हमारा जो मेन पर्पस है वो स्ट्रैटेजीज, मिशंस, इन सबको अलग छोड़कर सिर्फ और सिर्फ विजन, यानी कि विजन क्या कहता है, विजन कहता है दूरदर्शिता को देखना, कि फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो उसके बारे में बताना। तो सिर्फ वो सेंटेंस फोकस करिए जो आपको फ्यूचर में आप कहाँ पहुंचना चाहते हो उसके बारे में आप बात कर रहे हो, सिर्फ उन सेंटेंस को फोकस करिए, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, तो आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने में। जैसे कि एन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर ऑफ कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर होता है जो कोर वैल्यू और प्रिंसिपल्स बताता है। स्ट्रैटेजी, अ प्लान और व्यू पॉइंट होता है जो टॉप लेवल के थ्रू आता है। अ सोर्स ऑफ प्रायोरिटीज, प्लान्स एंड गोल्स, ये सोर्स होता है प्रायोरिटीज एंड गोल्स का। पुशर इनटू फ्यूचर, ये पुश करता है फ्यूचर में जाने के लिए। डिटर्मिनेशंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ व्हाट मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन यूनिक, ये एक इस तरह का लाइक एक तरह से कुछ ऐसे निर्धारक या प्रसार बताता है, ये कुछ इस तरह की चीजें बताता है जो ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक बताती है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सही हो सकते हैं, तो उनको आपको यहाँ पर फोकस करना है। चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इज सी गाइस, सी इज द राइट वन। अब जैसे कुछ चीजें हैं जो तो होना ही होना है, लाइक सी तो आएगा ही आएगा, ये तो बिल्कुल निर्धारित है कि द सोर्स ऑफ प्रायोरिटीज, प्लान्स एंड गोल्स, ये हमको विजन के थ्रू पता चल जाता है। विजन ही है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर डिसाइड करता है, उसके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को बनाता है। साथ ही साथ विजन ही है जो ऑर्गेनाइजेशन को यूनिक बनाने में मदद करता है। अब जैसा मैंने कहा था कि स्ट्रेटेजी, प्लान्स, ये आपके स्ट्रेटेजी का पार्ट आ गया। पुशर इनटू द फ्यूचर, विजन तो हम बना चुके हैं, आप उस विजन को बनाने के बाद हम कैसे आगे फोकस कर रहे हैं हम वहां देख रहे हैं, तो ये हमको पुश नहीं कर रहा है फ्यूचर देखने के लिए, हम तो ऑलरेडी विजन ही इसीलिए करते हैं कि हमको अपना फ्यूचर जो है वो निर्धारित करना है। ठीक है ना, तो इसलिए ए, सी और ई इज द राइट वन। क्या क्या है, ए, सी और ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, दिस इज द 5 वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो वहां पर नॉट को हाईलाइट किया गया था लेकिन यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि बच्चा स्मार्ट है या नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन चेंज के लिए कौन सा इंटरनल फोर्स नहीं है। मैनेजिंग बिहेवियर, चेंज इन लीडरशिप्स, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, चेंज इन एम्प्लॉय एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, इनमें से कौन से पॉइंट आपको ऐसे लगते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज के इंटरनल फोर्स नहीं हो सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज द राइट वन। द राइट आंसर इज डी गाइस, डी इज द राइट वन। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सीधी सी बात है। मैनेजरियल बिहेवियर, जो मैनेजरियल बिहेवियर की अगर बात की जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है। चेंज इन लीडरशिप, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर की बात हो रही है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो रही है। लेकिन एम्प्लॉय को चेंज करना या कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को चेंज करना,
ये हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर की बात है ना। चेंज इन एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय के चेंज होने से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फर्क जो है वो लाइक इतना नहीं पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटो है वो चेंज हो जाए, है ना। और कस्टमर का एक्सपेक्टेशंस तो अपने आप में ही एक अलग बात है, वो बाहरी जो है वो फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल फोर्स ये वाला नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर टाइप 2 एरर। देखो हाइपोथेसिस जो होती है दैट इज की अजम्पशंस कि हम एक कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हम एक अजम्पशंस लगाते हैं। जैसे कि हमने अजम्पशंस लगाया कि जैसे आप कोई भी एक टेस्ट सीरीज कर रहे हो कि इस टेस्ट सीरीज से मेरा ये फायदा होगा, ठीक है। तो आपने ये अजम्पशंस लगाया कि मुझे इतने नंबर्स लाने हैं, तो ये आपने अजम्पशंस लगा लिया। तो अजम्पशंस, चलो ये थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, मैं थोड़ा कुछ और ले लेती हूँ एग्जाम्पल। अजम्पशंस मान लीजिए एक सिंपल सा हो गया कि एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन सुधारने से, है ना, वर्किंग कंडीशन सुधारने से उनको मोटिवेशन होगा। ये मैंने एक अजम्पशंस लगा लिया है, ठीक है। तो जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है वो इस तरह का बना लिया है। अब जब रिजल्ट निकल कर आता है तो उस रिजल्ट में कुछ एरर्स भी आ सकते हैं। एरर्स क्या होती है, एक होती है टाइप 1 एरर और एक होती है टाइप 2 एरर। और बड़ा ही सिंपल सा फंडा है इसको याद करने का, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। टाइप 1 एरर क्या होती है, अगर आपने, ये हो गई हमारी 1 और ये हो गई हमारी 2, आपने अगर सही चीज को गलत कर दिया, ठीक है, क्या था, रिजल्ट आपका सही था लेकिन आपने उसे गलत बता दिया तो टाइप 1 एरर होगी। अगर गलत को आपने सही बता दिया टाइप 2 एरर होगी। इसको अगर आपने रट लिया ना, बस इतना ध्यान रखो, फर्स्ट में सही को गलत कर दिया है, सेकंड में गलत को सही कर दिया है, तो आपको ये हाइपोथेसिस बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब देखो कंसेप्ट, रिजेक्टिंग द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, तो ये तो बात सही है भाई, जो इनकरेक्ट है उसे आप रिजेक्ट करोगे। एक्सेप्टिंग द करेक्ट हाइपोथेसिस, ये भी सही है, अगर करेक्ट है तो उसे एक्सेप्ट करोगे। लेकिन रिजेक्टिंग द करेक्ट हाइपोथेसिस, सही को गलत कर दिया, कौन सी एरर हो गई, टाइप 1 एरर। एक्सेप्टिंग द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, गलत को सही कर दिया, कौन सी एरर हो गई, टाइप 2 हाइपोथेसिस। सो द आंसर इज, कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, दिस वन। तो राइट आंसर इज बी। ओके, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। इसी तरह से कोई भी जब आप क्वेश्चन करते हो प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हुए करिए तो वो कंसेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा और एक साथ कई सारे टॉपिक आपके रिकॉल होते चले जाएंगे। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड बी स्मार्ट। कोशिश रहेगी जल्दी से और सारे क्वेश्चंस लेकर आने के लिए। तब तक के लिए जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है उसके थ्रू अपनी तैयारी करते चलिए। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम पर आपको सारा जितना भी अभी तक का पूरा जितनी भी यूनिट्स हुई हैं उन सब के लिंक जो है सॉरी वो मौजूद है। जितने भी क्वेश्चनाइज कराए हैं उनकी लिंक्स मौजूद हैं, वो सारा कुछ देख लीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, कमेंट जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, सब्सक्राइब कीजिए फर्स्ट टाइम है तो। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।